नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में होगा मतदान। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के बूथों पर होगी चाक चौबंद व्यवस्था। मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार भाजपा कार्यालय पहुंचे मंत्री। बिहार मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, देखें किनको कौन सा विभाग मिला। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा, आला कमान लेगी सीटों के बंटवारे पर फैसला। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज बिहार की भी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में इस बार भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बिहार समेत पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण के लिए 28 मार्च को नोटिफिकेशन होगा। 19 अप्रैल को चुनाव होगा। बिहार में 2 अप्रैल तक नामांकन होगा क्योंकि बिहार में होली है। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा। 13 मई को चौथा चरण का चुनाव होगा। 20 मई को 5वें चरण के लिए वोटिंग होगी। 25 मई को छठे चरण का चुनाव होगा। अंतिम फेज का मतदान 1 जून को होगा। पहले फेज में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं दूसरे फेज में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। तीसरे फेज में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। चौथे फेज में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। 5वें फेज में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। छठे फेज में वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। 7वें फेज में आरा, बक्सर, सासाराम के अलावा सीएम के गृह क्षेत्र नालंदा, बिहार की राजधानी की 2 सीटें पटना साहिब और पाटलिपुत्रा के साथ काराकाट और जहानाबाद लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में वोटरों की कुल संख्या 7,64,33,329 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,29,136 और महिला मतदाताओं की संख्या 3,64,01,303 है। उस सूची में थर्ड जेंडर की संख्या 2,290 है। महिला पुरुष का औसत अनुपात 907 से बढ़कर 909 हो गया है। बिहार में इस बार 9.26 लाख मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच है। उम्र के ऊपर मतदाताओं की संख्या लगभग 6,67,000 है जो इसके लिए पात्र होंगे। PWD का मैंने संख्या बोल दिया था 7,42,000 है, लेकिन उसमें वो लोग 40% से अधिक विकलांगता रहने का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा अप्लाई करने। इन दोनों केस में उन लोगों को सब लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी पोस्टल बैलेट मिलेगा, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। पोलिंग स्टेशन हमारा 77,392 है। उसमें नगर एरिया में 11,162 है और रूरल एरिया में 66,230 है। और ये लोकेशंस में बिहार में अधिकतर पोलिंग स्टेशंस लगभग 53% पोलिंग स्टेशंस हमारा एकल बिल्डिंग में है, मतलब एक पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग में है। करीब 23-24% हमारा पोलिंग स्टेशंस 2 पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग में है। तो अधिक से अधिक हमारा एक पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग है और बाकी 2 पोलिंग स्टेशन वाला बिल्डिंग करीब 23-24% है। इस प्रकार लगभग 80% तक, नियरली 80% तक हमारा पोलिंग स्टेशन या 1 पोलिंग स्टेशन पर बिल्डिंग और 2 पोलिंग स्टेशन पर बिल्डिंग है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1600 से भारत निर्वाचन आयोग का ये गाइडलाइन है कि 1500 अधिकतम हमारा इलेक्टर्स हो सकता है। हम लोग 1500 से ऊपर वाला को भी हम लोग आइडेंटिफाई किया है कितना पोलिंग स्टेशन है, और उसमें भारत निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम लोग जैसे 1500 से ऊपर हमारा 447 पोलिंग स्टेशन है बिहार में, उसमें हम लोग को ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। इसी तरह से 1600 से ऊपर 12
पोलिंग स्टेशन है। इसका मतलब 1500 से ऊपर में 447 है। उसी 447 में 12 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ 1600 से भी अधिक मतदाता है। तो उसमें हम लोग को ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए विहित प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग का ये भी निर्देश है कि कम से कम हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स द्वारा संचालित मतदान केंद्र होना चाहिए। 40 हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हम 40 पीडब्ल्यू द्वारा संचालित मतदान केंद्र खोलेंगे। इसी तरह से यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन भी हम लोग खोल रहे हैं। 76 का हम लोग टारगेट रखे हैं। ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशंस हम लोग सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिमम एक रखे हैं। 243 खोलेंगे। हम लोग का 40 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 35 ऐसे एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग आइडेंटिफाई किया। 35 243 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 35 हमारा एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी, जो विगत चुनावों में जो सीजर हुआ, पिछले 1 साल में जो सीजर हुआ, दारू हो, कैश हो, कोई इलेक्ट्रल ऑफेंस हो, ये सब को देखते हुए ये फर्स्ट कट है। डीएमएसपी लोग मिलकर के 35 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को आइडेंटिफाई किया जो 18 पोलिंग स्टेशन 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव है। भारत निर्वाचन आयोग का ये भी निर्देश है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग को कम से कम 3 फ्लाइंग स्क्वाड बनाना चाहिए। आप अवगत है कि सी विजिल एक ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो विजिलेंट सिटीजन बोलता है। कोई भी मतदाता नागरिक अगर एमसीसी का वायलेशन हो रहा है तो तुरंत उसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। उनका डिटेल्स, उनका नाम, नंबर, ये सब 100% सीक्रेट रखा जाता है। 100 मिनट्स के अंदर में उसमें कार्रवाई होना है। ये तभी संभव है जब हमारा फ्लाइंग स्क्वाड जाके उसमें टाइम शेड्यूल फिक्स्ड है, 25 मिनट में ये करना, 25 मिनट में ये करना, बाकी 50 मिनट में क्या करना है। पूरा भारतवर्ष में आप जम्मू एंड कश्मीर को हटा देंगे तो सबसे लोएस्ट मतदान बिहार में हुआ था। इसको हम लोग को बढ़ाना है। ऑल इंडिया एवरेज 67.4 है और बिहार में 57.3 है। इसलिए हम लोग को बहुत बड़ा छलांग मारना है। इसके लिए हम लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आइडेंटिफाई किया है कौन कौन पोलिंग स्टेशन है जो हमारा एवरेज को नीचे कर रहा है। वो सब पोलिंग स्टेशंस को आइडेंटिफाई करके स्पेशल स्वीप प्रोग्राम कर रहा है। आप लोगों का माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं, अपील करते रहेंगे आप लोगों से, तो लगातार हमारा मुलाकात होते रहेगा। जब तक लोग बाहर आके वो मतदान नहीं करेंगे हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं रहेगा। बगल वाला बंगाल में 80% का आसपास में मतदान होता है और कोई रीज़न नहीं है कि क्यों बिहार में इतना कम होना चाहिए। तो वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते, सिक्योरिटी वाला मत पूछिए। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है जिन लोगों पे कोई एफआईआर नहीं, मैं बता रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर महोदय ने यही बोला, जो भी कैंडिडेट्स जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है उसके लिए नो यूर कैंडिडेट नाम के एक ऐप बना है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश का आलोक में सारी कैंडिडेट को भी 3 बार इलेक्शन उनका कैंडिडेट फाइनलाइजेशन के बाद 3 बार उनको न्यूज़पेपर में, टीवी का माध्यम से बताना पड़ेगा उनके खिलाफ क्या क्या केसेस हैं। इसी तरह से इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी को भी अनाउंस करना पड़ेगा क्यों हमने इसी कैंडिडेट को चुना जबकि बाकी कैंडिडेट्स था जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। ये भी 3 बार उनको अनाउंस करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा। ये फैसिलिटी अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ है कि एमपी एमएलए कोर्ट में अभी तक कितना मामला पड़ा हुआ है। ये डिटेल मेरे पास नहीं है। यस, ये प्रबंध करेंगे। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसमें 24 घंटा नहीं, और मैंने अगले 24 घंटा मतलब 48 घंटा टाइम है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है उन लोगों के लिए सेकेंड डे एंड तक टाइम है, उससे भी हटना पड़ेगा। और थर्ड में हम लोग का प्राइवेट प्रॉपर्टी उन लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सूचित कर दिया है कि भाई आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार का हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन का काज से हटाया जाएगा उसका पैसा रिकवर कर दिया जाए। हमने ट्राई किया था और बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था। इस बार ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं है ना। हमने ये बोला आपको कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला
सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 सभी महिला, इंक्लूडिंग जो पुलिस है उधर सिक्योरिटी में जो रहेंगे वो भी महिला रहेंगे। मतलब कंप्लीटली महिला द्वारा संचालित पोलिंग स्टेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भेजेंगे हम लोग उधर, ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड बनाएंगे, ज़्यादा सतर्क रहेंगे। अभी तो उसका फिर रिवाइज होगा ना, कैंडिडेट कैसे खड़ा किया गया है, कौन सा आया है, उस पर ये रिवाइज होते जाएगा। अभी फर्स्ट कट है, इसलिए मैं पहले ही बोला 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो हम लोग आइडेंटिफाई किया है, भाई इधर दारू पैसा ये सबका फ्लो ज़्यादा हो सकता है, वो 35 आइडेंटिफाई किया है। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी उभर के आ जाए जहाँ कंटेस्ट बहुत कीन है और ज़्यादा पैसा का प्रलोभन होने का संभावना ज़्यादा है, तो उधर नाम उसका जोड़ देंगे हम लोग इस लिस्ट में। सर, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम या एमपी की कंप्लेंट करना हो तो कहाँ करेंगे? हमको करेंगे, आपको करना है तो कर कौन से प्लेटफॉर्म आपको? इंस्ट्रक्टेड, कंप्लाइड and report has also been sent to the Election Commission of India. बोधगया के महाबोधि संस्कृति केंद्र में राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार दीपक प्रसाद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि आने वाले चुनाव में और व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। बूथों पर कैसे लोग और अत्यधिक मतदाता पहुंचे, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से हो। इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता भाग लें, इसके लिए कई स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बूथों पर व्यवस्था कैसे बढ़ाई जाए, सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाए ताकि चुनाव पर पैनी नज़र रखी जा सके, इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी बेंचमार्क आ गया जिसके कारण सभी लोग चाहें बिहार की, और ना सिर्फ इस देश में हम लोग इंटरनेशनली इसके रिकॉग्निशन मिले हैं। आप लोगों ने गैलरी में जाके देखा हो जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इस बार हर यूरोप के नेशन या वर्ल्ड के नेशन ऑर्गेनाइज करते हैं बाय टर्न। जैसे हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस किए बाय टर्न, हम लोग यहाँ पे पोर्तुगीज इलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित किया गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। उसमें से हम लोगों को IT यूज सोल्यूशन के लिए हम लोग को बेस्ट अवार्ड मिला। हम लोग को 3 सेक्टर में 9 सेक्टर, जबकि हम लोग वहाँ पे अटेंड भी नहीं कर पाए। उनका कहना था कि हम उनको अवार्ड नहीं देते जो हमारे कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेते। हम लोग भाग भी नहीं ले पाए थे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया। तो हम लोग के फिर भी हम लोग उनको हम लोग के कार्य को देख कर उनको अवार्ड देने की व्यवस्था हुई। और हमारे आज जो इलेक्शन कमिश्नर लोग आए थे, उनमें से राजस्थान, कर्नाटका, हरियाणा, उड़ीसा जो हम लोग चेयरमैन भी हैं इन लोगों ने हम लोग के बिहार में वहाँ पे अवार्ड कलेक्ट किया। और उन लोगों को बहुत प्राउड फील हुआ कि हिंदुस्तान का नाम आ रहा, भारत का नाम आ रहा, बेस्ट इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। कोई पहले वैसे नहीं था, उसके बाद में काफ़ी प्रयास तो इस तरीके से वह उसी को हम लोग एक तरीके से शोकेस करने के लिए जो हम लोगों ने किया है, सारे जो सॉल्यूशंस हम लोगों ने दिया है, न सिर्फ IT, बहुत ही बारीकी हम लोगों ने इम्प्रोवाइजेशन किया IT के अलावा। तो उनकी आज हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, हम लोगों ने सेशन में उसकी इस तरह से काम किया है। तो वो लोग अब बिलीव कर रहे हैं कि इस तरीके से कैसे किया जाए। गवर्नर साहब भी इसको सराह रहे थे कि जिस तरीके से बिहार में किया है वो यहाँ तक कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इसका अनुसरण करना चाहिए, बाकी राज्यों को उन्होंने किया। और इसके अलावा भी हम लोगों ने प्रोएक्टिवली बहुत सारे काम किए कि ये क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोगों ने नए जैसे अगर मान लिया जाए, देखा जाए तो वोटिंग कंपार्टमेंट्स अगर आप देखें कलर कोडेड बनाया, जिससे कि कुछ लोग दूर से ही पहचान सके ये मुखिया का कंपार्टमेंट का है, यहाँ पे सदस्य का कंपार्टमेंट है, सरपंच का कंपार्टमेंट है। दूर से देख करके वो पहचान जाए। तो काफ़ी लोग पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है जिस तरीके से लिखे रहते हैं। इतनी छोटी छोटी बारीकियों का हम लोगों ने किया। और जैसे इलेक्टोरल है तो उसमें हम लोगों ने IT के तो सारे
इनोवेशन के ही गए थे, आईटी के अलावा की मैं बात करें। हम लोगों ने ये सिस्टम किया था कि अगर कोई फाइनल ड्राफ्ट हो जाता है लेकिन वो जेन्युइन पर्सन है, किसी न किसी कारणवश उसके नाम छूट गए और वो जेन्युइन वोटर है तो उसे भी हम लोगों ने इंक्लूड कराया इस तरह की पता है बूथ जो भी हम लोगों ने रीलोकेट कराया है, जो बूथ इन्फ्लुएंशियल लोगों के आसपास में जिसमें कि लोग वोट नहीं डाल पाते थे, एक तबका ही डाल पाता था या उसके इन्फ्लुएंस में रहते थे, वो सब भी हम लोगों ने चेंज किया है। महिलाओं को पहली बार पंचायत इलेक्शन में पोलिंग पर्सनली तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि महिलाएँ भी जाएंगी। लोगों ने सवाल उठाया कि पंचायत इलेक्शन में महिलाएँ जाएंगी, किस तरीके से होगा, पंचायत इलेक्शन में हिंसा होती है। हम लोगों ने ये कहा कि अगर पंचायत में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, फिर यहाँ पे महिलाएं क्यों नहीं भाग रही हैं पोलिंग पार्टी के, तो फिर उन लोगों को लगाया गया था। उसके बाद शुरू में वो लोग भी चाह रहे थे काफ़ी जो चुनाव अनुकरणीय है दूसरे राज्यों के लिए, और इसमें वोट का जो प्रतिशत है हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं दूसरे राज्यों के तुलना में, तो उसको हम लोग इंक्रीज करने की दिशा में क्या अगला कदम क्या होना चाहिए, आखिर उसकी क्या वजह है जो हम लोग सुविधा कर रहे हैं। दूसरा ये था कि चुनाव के दौरान आर्थिक रूप से जो प्रलोभन, हिंसा की तो बात खत्म हो गई कैप्चरिंग, लेकिन अंदर करने से जो प्रलोभन की शिकायतें आती हैं उस पर निर्वाचन आयोग कैसे अप्रोच लगा पाएंगे। दो बातें हैं जो उनको बताना दूसरे। देखिए वोटर की जो पार्टिसिपेशन है बढ़ाने की, वो एक तो उसके कॉज को देखना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वोटर के अभी जैसे पंचायत इलेक्शन देखें तो हमारे 65-66% एवरेज 68 ऐसे एवरेज है। उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा थी, पुरुष के कम थी। आपने ये चीज़ देखा होगा, 5 से 10% महिलाएं ज़्यादा। तो एक तो ये भी था कि और दूसरा और हम लोगों ने देखा कि जब वो छठ के समय जो पोल हो रही थी, छठ दिवाली के बीच में पेजेस हुए थे, वहाँ पे वोटर्स की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ी फेजेस हम लोग का इलेक्शन सितंबर से शुरू हुआ, 11 फेजेस में चले थे। तो ये फेजेस में एक बात तो ये भी आ रहा कि बिहार के जो एक जो माइग्रेशन जो होता है रोजी रोटी के लिए, तो एक बड़ा तबका यहाँ से माइग्रेट करता है रोजी रोटी। तो एक तो कारण मुझे लगता है कि क्योंकि मैं छठ और दिवाली से कंपेयर कि एक तो मुझे लगता है कि उसके लोग काफ़ी लोग बाहर उसमें रहते हैं जो नहीं आ पाते, एक कारण हो रहा, वो एक मेजर कारण रहा होगा। दूसरा जो था कि पहले बड़े सारे बोगस वोटिंग होती थी, जो हम लोगों ने सिस्टम से जो रोका है वो रिफ्लेक्ट करता है कि 10% लोग ऐसे थे जो बोगस वोटिंग डालने के प्रयास किए, जिनको रोका गया। तो एक तो वो 10% हम लोगों ने रोक दिया जो अदरवाइज वोट डाला, तो शायद 68% या हमारा जो था वो 78% वो 10% तो उसके अलावा काफ़ी लोग जो थे ट्राई ही नहीं किए बोगस वोटिंग डालने का आफ्टर 1 लेकिन ये 10% लोग थे जो ट्राई करते थे, शायद कुछ ना कुछ सिस्टम में कुछ ऐसी खामियां निकालेंगे जिसका तो 10% तो वैसे लोग थे जो अदरवाइज वोट डालते थे, और दूसरे मेरे ख्याल से उनके कारण जो अदरवाइज और भी कुछ बोगस वोटिंग है, तो बोगस वोटिंग डालने का इम्पैक्ट तो पड़ा है डेफिनेटली, वो भी एक कारण है कि वोटिंग की परसेंटेज माइग्रेशन पर अनादर फैक्टर इसके कारण। मेरे को जहाँ तक पंचायत का मैं अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो महिलाओं की भागीदारी देखने से लगता है कि पंचायतों में अवेयरनेस ज़्यादा है वोट के प्रति, और आप देखेंगे कि हर गांव में जब वोट होती है तो एक उत्साह का माहौल रहता है। अगर आप देखेंगे कि लाइनों को देखेंगे, कतारों को देखेंगे, तो देखिए कि सब बहुत ही एक गाँव में जैसे आप देखेंगे उत्सव की तरह से अच्छे पहन करके अच्छी तरीके से आप देखेंगे, ये फील करेंगे क्योंकि महिलाओं का
पर्ल की तरह बनाना एक इंडिकेट करता है। तो एक तो माइग्रेशन फैक्टर था, वोकल वोटिंग लोकल, ये आर द टू मेजर फैक्टर। गाँव समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जनक राम और मंगल पांडे पहली बार भाजपा पार्टी के दफ्तर पहुंचे। जनक राम ने बधाई देते हुए कहा कि बिहार में विकास होगा। उसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी जुट गई है। अधिसूचना जारी होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई थी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करना है और प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना है। वहीं मंत्री पद शपथ लेने के बाद पहली बार भाजपा कार्यालय पहुंची बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा, जो भी विभाग मिलेगा उसका विकास करूंगी। कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। आगामी लोकसभा चुनाव में आसपास 40 की 40 सीट जीतेंगे। किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम प्रेरक को, जनमानस को कोटि कोटि बधाई और आभार भी प्रकट करता हूं। जैसा आपने पूछा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी और भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी और बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, बिहार सरकार के सभी सम्मानित, मैं बिहार में गरीब परिवार में अनुसूचित जाति रविदास को जिस तरह से पार्टी ने समय समय से सम्मान करने का काम करती है, इसके लिए बिहार प्रदेश के तमाम अनुसूचित जाति भाइयों की तरफ से भी बिहार प्रदेश के नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को हम कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। कौन सा विभाग सर मिल रहा है, क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करना है और मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेवारी दायित्व मिलती है, मैं उसको निर्वहन करने का काम करता हूँ। लोकसभा चुनाव हो जाएगा, कब तक आप लोग का? मैं बताया ना, 2 उप मुख्यमंत्री और सरकार के अगुआ, मुखिया, मुख्यमंत्री जी मिल करके तय करेंगे। जब भी मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले ये जिम्मेदारी मिली है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देश में और खासकर बिहार प्रदेश में 40 सीटें की बिहार प्रदेश है और बिहार की जनता ने मन बना चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीरें खींचा है। देश में जाति व्यवस्था, धर्म को जिस तरह से लोगों ने जकड़ करके रखा था, गरीबी में उलझा करके रखा था, जाति धर्म मजहब में फंसा करके रखा था, उसको देश और प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी निकालने का काम किया है। बिहार प्रदेश में 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के कदमों में जाएगा। पशुपति पारस जो है वो नाराज चल रहे हैं, लग रहा है कि बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। ये परिवार का बात है। मुझे लगता है कि एक परिवार में जब लंबे कुनबा होते हैं तो हंसी खुशी से परिवार चलता है, उसमें किसी की नाराजगी होती है तो घर के मुखिया गार्जियन बैठते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। कार्यकर्ता को जो काम मिलता है कार्यकर्ता उसे करता है।
तो कार्यकर्ता के रूप में जो काम मिलेगा निश्चित रूप से हम लोग उसको करेंगे। आज बैठक बुलाई गई है, अभी सारे मंत्री लोगों की बैठक हो रही है। जी हमारी बैठक होगी निश्चित रूप से। हमारा अभी चुनाव है, चुनाव के लेके हम लोग काम करेंगे ही। आज लोकसभा चुनाव को लेकर के ऐलान होने जा रहा है बिहार में। निश्चित हम लोग करेंगे। लोकसभा का ही तैयारी हमने 40 की 40 सीट और 400 पार के करेंगे तो 400 पार होगा। तेजस्वी यादव पता नहीं, अभी तो विभाग बढ़ेगा। तेजस्वी यादव सवाल ऐसे कुछ नहीं होने वाला है भैया, वो सिर्फ हवा पानी। बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कुल मंत्रिमंडल में शामिल 30 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास समान प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास वित्त, वाणिज्य कर, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास पथ निर्माण, खान और भूतत्व और कला संस्कृति, युवा विभाग का जिम्मा होगा। विजय कुमार चौधरी के पास जल संसाधन, संसदीय कार्य, विजेंद्र यादव के पास ऊर्जा, योजना और विकास, डॉक्टर प्रेम कुमार के पास सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास, संतोष कुमार सुमन के पास सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन, सुमित कुमार सिंह को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा, रेणु देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन, मंगल पांडे फिर से स्वास्थ्य और कृषि विभाग देखेंगे। वहीं नीरज कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और मदन सैनी को समाज कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया है। इस मामले में बात करते हुए पथ निर्माण मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरी तरह से निष्ठा से पालन करूंगा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, किसी की कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ सामान्य है। विकास और गति को बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पित है। आज बैठक में क्या खास हो पार्टी की बैठक है। चुनाव के दृष्टिकोण से भी अब चुनावी माहौल आ रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो लगातार बैठक होती रहती है। सारे प्रमुख लोगों का संगठनात्मक बैठक हो या विधायक का बैठक चलते रहती है। एनडीए से भूपेंद्र इनका जो है पशुपति पारस की नाराजगी है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया। देखिए मैं बता दूं कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास करती है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में काम करने में लोगों को गर्व महसूस होता है और पूरे देश गौरवान्वित महसूस करता है। और ये सौभाग्य का विषय है कि इस नेतृत्व के साथ चलने वाले को भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। सर पारस मानेंगे तो ये कि एनडीए गठबंधन में सभी लोग मिलके चलेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद को बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है, सामाजिक समरसता को बढ़ाना है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार इलेक्शन कमेटी ने यह फैसला लिया है और यह प्रस्ताव पारित किया है सर्वसम्मति से कि हम लोग आला कमान पर यह अपना फैसला छोड़ते हैं और सीटों का। अखिलेश सिंह ने कहा हम लोगों ने 40 सीट पर तैयारी की है, लेकिन अलायंस है और जहां जिस सिंबल पर मिलेगा सब पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। अखिलेश सिंह ने कहा कि पिछली बार 10 सीटों पर लड़े थे और उस समय कई सारी पारियां थी, वह अब गठबंधन से बाहर हो चुकी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी तो इस बार पिछली बार से 2-3 सीट ज़्यादा हम लोग डिमांड करते हैं। हम लोग सीटों के बंटवारे को लेकर काफ़ी फ्लैक्सीबल हैं और महागठबंधन एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेगी। वहीं एनडीए के नेताओं के द्वारा 40 की 40 सीट पर जीत का दावा करने पर अखिलेश सिंह ने कहा पहले यह सीरियल चलता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और बिहार में यही सपना एनडीए के लोग देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। अखिलेश सिंह ने कहा कितना बड़ा चंदा घोटाला आज तक नहीं हुआ। लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाकर, लोगों का काम का लालच दिखा करके बीजेपी 50% से ज़्यादा चंदा मिला। जो खुलासा हो रहा है उससे ये साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने मिलकर बहुत बड़ा चंदा घोटाला किया। लोगों ने कोई सीट चिन्हित भी किया कि इन तमाम चिन्हित किया है, आपको बताने के लिए नहीं किया है। हम लोग अलायंस कमेटी में रहते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ हुआ है। अरे हमसे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एनडीए के सभी नेताओं कह रहे हैं 40 की 40 सीट जीतेंगे आगे। 40 की 40 सीट इस बार जीतेंगे, दावा भी कर रहे नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी नेता।
एक पहले सीरियल चलता था मुंगेरी लाल का हसीन सपना, जो भी इस तरह का बात कर रहा है बिहार में तो वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा है। बिहार इलेक्शन कमेटी ने ये फैसला लिया है और ये प्रस्ताव पारित किया है सर्वसम्मत से कि हम लोग आला कमान पर ये अपना फैसला छोड़ते हैं अलायंस का और सीटों का। तो उसमें कोई फिर बात ही नहीं है, एक आदमी का कोई दूसरा मत नहीं था। कितनी सीटों पर तैयारी है सर कांग्रेस की? ऐसे तो 40 सीट पर हम लोगों ने तैयारी किया है, लेकिन अलायंस है जहां जो जिसको जिस सिंबल पर मिलेगा सब पर कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। लगता है कि जो डिमांड है आप लोगों को उसके गठबंधन काम करेगी, क्योंकि राजद की तरफ ये सोच से खबर चल रही है कि ज्यादा सीट नहीं देने जा रही है। ये तो आपसे मुझको खबर मिल रही है, हमको तो ऐसा कोई सूचना नहीं है। क्या डिमांड है? अरे भाई पिछला बार 10 सीट लड़े थे, क्योंकि उस समय कई पार्टियां थीं, अब वो गठबंधन से बाहर हो गई हैं। उपेंद्र जी की पार्टी, हम पार्टी, वीआईपी पार्टी, तो उसमें तो 1-2 सीट ज्यादा मिलना चाहिए। बिहार एनडीए ने भी अभी तक हम लोग फ्लेक्सिबल हैं। शुरू से मैं कहते रहा हूं कि सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस पार्टी फ्लेक्सिबल है। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा चंदा घोटाला कभी नहीं हुआ। लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखा के, लोगों को काम का लालच देके और भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा चंदा उस पार्टी को मिला। आप देख सकते हैं उसका जो दर प्रतिदर जो उसका खुलासा हो रहा है, उसमें साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने मिलकर भारी चंदा घोटाला किया। अमित शाह ने कहा है कि जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए कांग्रेस पैसा लेती थी, 100 रुपया पार्टी फंड में देती थी और 1000 रुपया अपनी जेब में। क्या अमित शाह का बयान है? सुप्रीम कोर्ट, आपको अगर ठीक से याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का तो अभी फैसला हुआ, अभी उजागर हुआ, लेकिन जब ये बिल लाया गया था तो लोकसभा में भी कांग्रेस ने विरोध किया था, राज्यसभा में भी कांग्रेस ने विरोध किया और हम लोगों की बात सच निकली थी। विरोध का जो पॉइंट था वो आज सच साबित हुआ। हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस का जिन्होंने इसका खुलासा कराने का काम किया। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।